गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपना जो आज का पेपर लगा है उसमें जो आपका पहला प्रश्न दिया था वो था द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो देखो, द्विगु समास जो है तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। तो तत्पुरुष समास की भांति ही इसका भी दूसरा या द्वितीय पद प्रधान होता है। फिर आपको नेक्स्ट जो है उसमें जो शब्द है उनके अंदर समास पहचानना है। तो दूसरा जो प्रश्न है आपके सूरजमुखी शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो सूरजमुखी शब्द में दो समास होते हैं। पहला तो होता है कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पे सूरज शब्द विशेषता बतलाने वाला है। और दूसरा इसमें होता है बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें सूरज के समान मुख है, सूरज की ओर मुख है जिसका एक पुष्प होता है। ठीक है साहब। तो इसमें एक तीसरा अर्थ निकल रहा है पुष्प। तो यहाँ पर जब आपको बहुब्री और कर्मधारय दोनों में से किसी को प्राथमिकता देनी होगी तो मैंने बताया था आपको बहुब्री समास को प्राथमिकता देनी है। तो दूसरा वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा द। फिर आगे आपके कन्यादान। कन्यादान शब्द में कौन सा समास है। अब देखिए, कन्यादान शब्द में तत्पुरुष समास भी है, कन्या का दान। ठीक है। तो कन्या का दान आपके यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो गया। और इसी में बहुब्रीहि समास भी है कि कन्या का दान दिया जाता है जिसमें विवाह की एक रस्म। तो इसमें तीसरा अर्थ निकल गया विवाह की एक रस्म। तो इसलिए जो कन्यादान शब्द है उसमें आपके तीसरे वाले प्रश्न में बहुब्रीहि समास सही होगा, द सही होगा। फिर देखिएगा चौथा जो है आपके यथाशीघ्र है। अब यथा जो है, यथा शब्द क्या है, अव्यय है। और जहाँ पर पहला पद अव्यय होता है वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। फिर पांचवा प्रश्न आ गया आपके ऊट पटांग। ऊट पटांग जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो इसमें तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष समास में भी कौन सा है, कर्म, संप्रदान, संबंध या अधिकरण। तो यहाँ पर आपके अधिकरण होगा। इसका जो विग्रह होगा वो होगा ऊंट पर टांग। ठीक है। फिर हम चलते हैं छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न है उरोज। उरोज शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए, उरोज शब्द में आपके तत्पुरुष समास भी हो जाता है कि उर पर जन्म लेने वाले। और इसी में बहुब्रीहि समास भी हो जाता है कि उर पर, उर यानी हृदय, हृदय पर जन्म लेते हैं जो स्तन। तो यहाँ पे इसका तीसरा अर्थ आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपके छठे प्रश्न का उत्तर होगा द। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे आपके जलज। कि जलज शब्द में कौन सा समास है। तो जब हम इसका विग्रह करते तो वो होता है जल में जन्म लेने वाला। और में जो है अधिकरण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह होता है। तो सातवें में आपके हो जाएगा द। फिर आ गया शाखा मृग। तो शाखा मृग, शाखाओं का मृग है जो, ठीक है जी। तो शाखाओं का मृग है जो, तो यहाँ पर काके की आ रहा है, विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है, का। और का किसका विभक्ति चिन्ह है, संबंध तत्पुरुष का। इसलिए शाखा मृग के अंदर संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। फिर आ गया आपके नवा प्रश्न रामलीला। अब रामलीला शब्द में कौन सा समास है, यहाँ पर भी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, राम की लीला। फिर नेक्स्ट आपके आ गया महोदधी। महोदधी शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए, महोदधी, महाधन उदधि। महा का अर्थ होता है बड़ा और उदधि का अर्थ होता है समुद्र। तो बड़ा है समुद्र जो, ठीक है साहब। तो इसमें समुद्र की विशेषता बताई जा रही है। और जहाँ पर विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं वहाँ पर आपके कर्मधारय समास होता है। फिर 11वां आ गया दशानन। अब दशानन शब्द में कौन सा समास है। तो दशानन शब्द में दो समास है, एक तो द्विगु है और एक बहुब्रीहि है। तो यहाँ पर जब हम आंसर में देखते हैं विकल्प के अंदर कहीं पर भी बहुब्रीहि नहीं है तो बाकी बचा द्विगु, तो इसमें आप द्विगु को सही कर देंगे। फिर 12वां जो प्रश्न है वो है दाल बाटी चूरमा शब्द में कौन सा समास है। तो देखिएगा, दाल बाटी चूरमा शब्द के अंदर कौन सा समास है, इसके हम विकल्प देखते हैं। तो एक तो है अव्ययभाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है बहुब्रीहि। तो यहाँ पर आपके द्वंद्व समास होगा और इसका जो विग्रह है वो होगा दाल बाटी और चूरमा। और द्वंद्व समास में भी इसमें आपके इतरेतर द्वंद्व समास होता है। फिर आपके क्रिया से प्रश्न आ गए, निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। तो मैंने आपको द्विकर्मक सकर्मक क्रिया को पहचानना बताया था कि आपको चारों उदाहरणों में आपको को देखना है।
यदि किसी वाक्य में को है तो वो ही क्या होगा, आपके द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर किस में आ रहा है को, राम ने श्याम को पुस्तक दी। फिर द्विकर्मक सकर्मक में मैंने आपको दो बातें और बताई थी कि वाक्य में दो कर्म होते हैं और पहला जो कर्म होता है वो तो होता है प्राणीवाचक अर्थात सजीव, और दूसरा जो कर्म होता है वो होता है अप्राणीवाचक अर्थात निर्जीव। तो ये हो गया आपके 13वें का स। फिर 14वां जो प्रश्न है वो आ गया आपके नाम धातु क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात 4 वाक्य है, 4 में से 3 में तो नाम धातु क्रिया है और 1 में नहीं है। तो नाम धातु क्रिया जहाँ पर क्रिया के स्थान पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो और लतियाना बतियाना फुसफुसाना बिलबिलाना ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पर दिया बतियाती, दिया बहुत बतियाती है, नाम धातु क्रिया है। मेरा नाम विजय है, नाम धातु क्रिया है। वह मेरा मित्र है, नाम धातु क्रिया है। तो यहाँ पर जो सही है वो होगा मुझे घर जाना है। फिर 5वां जो है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में होता है। तो देखो अभी अभी मैंने बताया था आपको कि द्विकर्मक सकर्मक में क्या क्या होता है, आपके पहला पद प्राणीवाचक होता है और दूसरा पद अप्राणीवाचक होता है। सॉरी यहाँ पे पद नहीं होगा, यहाँ पे कर्म होगा। ठीक है साहब, तो यहाँ पर क्या होगा कर्म, पहला कर्म प्राणीवाचक और दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। फिर 16वें पे चलते हैं अपन। 16वां प्रश्न है किस क्रिया में प्रधान कर्ता स्वयं कार्य न करके सहायक कर्ता से कार्य करवाता है। तो ये जो है मैंने आपको बताया था प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर कि प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, पहला प्रधान कर्ता और दूसरा सहायक कर्ता। तो जहाँ पर प्रधान कर्ता खुद कार्य न करके सहायक कर्ता से कार्य करवाता है वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे थानेदार ने सिपाही से चोर पकड़वाया, तो यहाँ पर 16वें का जो आंसर है वो होगा स। फिर आ गया 17वां। 17वां क्या है, निम्न में से अकर्मक क्रिया है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रिया शब्द से पहले आप क्या व किसको लगा लीजिए। यदि वाक्य से आपको क्या व किसको का पूरा पूरा अर्थ मिल जाता है तब तो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक होगी। तो देखो यहाँ पर वाक्य नहीं है लेकिन क्रिया शब्द है, तो इसी से पहले हम क्या लगा लेते हैं, क्या व किसको लगा लेते हैं। तो हमें अकर्मक देखनी है। तो देखो पहला है खाना, तो क्या खाता है किसको खाता है, आ सकता है आंसर खाना खाता है। दूसरा है पीना, क्या पीता है, दूध पीता है, किसको पीता है, दूध को पीता है। फिर स है रोना, क्या रोता है, हो सकता है बालक रोता है, किसको रोता है, आंसर नहीं आएगा। तो इसमें जो है अकर्मक क्रिया होगी स। क्या धोता है, बर्तन धोता है, किसको धोता है, बर्तनों को धोता है। तो खाना पीना धोना ये तीनों जो है ये तो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया यहाँ पे रोना होगी। तो 17वें का जो आंसर होगा वो होगा आपके स। ठीक है जी। फिर हम चलते हैं 18वां कि अध्यापक बालकों को पुस्तक पढ़ा रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो अभी अभी मैंने बताई थी आपको कि यदि वाक्य में को के ठीक पहले प्राणीवाचक हो और को के ठीक बाद अप्राणीवाचक हो तो वहाँ पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। फिर आ गया ये आपके 29वां प्रश्न कि 19वां प्रश्न आ गया कि दो चार शब्द में कौन सा समास है। अब आपके आ गया इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार और अलुक द्वंद्व। तो देखो आपके इसमें कौन सा है, इसमें है वैकल्पिक कि दो चार शब्द का विग्रह क्या होगा, दो या चार या दो से चार तक। आप इसमें दो और चार नहीं कर सकते, तो इसमें क्या आ रहा है, दो या चार। तो यहाँ पर या आ रहा है, तो या जो शब्द है वो विकल्प बतलाने वाला होता है, इसलिए यहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। फिर 20वां जो प्रश्न है आपके है कि भीमकाय शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए भीमकाय, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि भीम यानी बड़ा आकार, तो यहाँ पर आकार की विशेषता बताई जा रही है कि आकार कैसा है, बड़ा है, और जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो ये आपके आंसर हो गए। बाकी
नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट संडे को और एक और टेस्ट लेके आते हैं। थैंक यू।